तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं डीपीएस कल्याणपुर का पेपर डिस्कशन। तो जो डीपीएस कल्याणपुर का हाफ ईयरली पेपर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स का, उसमें उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन डी का जो वेटेज होता है बच्चों वो ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी को कवर करते हैं। तो सेक्शन डी में सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, 33rd क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें कि हम 33rd क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो बच्चों ये सेक्शन डी का 33rd क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप शीट से भी देख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन बच्चों, किस तरह से करना होगा समझिए। सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पर गिवन है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसका जो पहला पार्ट है, देखिए बच्चों पहला पार्ट क्या दिया है आपके पास, दिया है जो cos 4x है वो है 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos की पावर 4x। ऐसा कुछ बच्चों गिवन है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या पॉसिबल हो सकता है, क्वेश्चन सही है गलत है कैसे करें। तो बच्चों जो cos 4x है उस 4x को अगर हम ब्रेक कर देते हैं cos 2 इंटू 2x में, इस तरह से बच्चों मैंने उसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। और बच्चों यहाँ पे cos के टर्म्स में ही आपको सारा डाटा चाहिए। तो बच्चों अगर cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है तो cos x कितना होता है, ये सारे हाफ द एंगल फॉर्मूले होते हैं। तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। और यदि आपसे कोई cos 4x पूछे तो वो क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे cos 4x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4x अगर आप समझ गए हो तो उसमें हाफ द एंगल फॉर्मूला आप ऑपरेट कर दीजिए। तो cos 4x को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या ऐसे ही लिखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेटजी है उसमें cos की पावर 4x cos स्क्वायर एक्स ये सब चाहिए। तो अभी भी बच्चों आया नहीं है तो हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लिख देते हैं cos 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x को लिख देते हैं cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो cos 2x का फिर से फॉर्मूला जानते हैं, तो फिर से cos के टर्म्स में लगा दीजिए। तो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या ये बात सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। और ऊपर होल स्क्वायर है तो मैंने उसका साइन लगा दिया है। बच्चों मैं धीरे धीरे इसको ओपन भी करूंगा। तो ये बच्चों ओपन होकर के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो बच्चों आ गया निकल करके, और लास्ट में माइनस 1। अब बच्चों मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें 2 धीरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 cos की पावर 4x, 2 1 जा 2 माइनस 2 4 जा 8 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया और ये हो गया प्लस 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन किया होगा ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसका बी पार्ट है, क्योंकि अगर आप ए और बी दोनों पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो बी पार्ट में बच्चों आपके पास है कि जो cos 6x है उसको आपको cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कहोगे सर ये तो हम फिर से कर लेंगे, तो हमने कहा ठीक है करने की कोशिश करो। तो सर cos 6x को क्या लिखेंगे, हमने कहा इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ये लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा, cos 3x आ जाएगा। क्या बच्चे cos 3x sin 3x का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं sin 3x, होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, क्या सभी जानते हैं। उसके बाद बच्चों cos 3x भी होता है, वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक बार बच्चों ये cos का जो फॉर्मूला है इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि sin 3x और cos 3x के फॉर्मूले क्या होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूले लगाते हैं यहाँ पे।
दिस इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये बच्चों मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर -1। अब बच्चों हम इसको धीरे धीरे ओपन भी करते हैं, ठीक है। ओपन करना स्टार्ट करें तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा a स्क्वायर आएगा, ये प्लस b स्क्वायर आएगा, ये -2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, cos क्यूब एक्स cos x cos की पावर 4x -1। अब बच्चों उसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 2 जा 32 cos की पावर 6x हो जाएगा, प्लस 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 cos की पावर 4x -1। जरा बच्चों चेक करिए, जो आपको प्रूफ करना था वो पूरा जनरेट होकर के आ गया, तो एक बार में आपने इसको प्रूफ कर लिया। तो बच्चों 2.5 मार्क्स ऊपर वाले के हैं और 2.5 मार्क्स नीचे वाले के हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों एक और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ये और वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो और वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि हम लोग पहले वाले कर चुके हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग ने नहीं किया तो हम लोग 32 क्वेश्चन करके 5 नंबर तुरंत ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। ये कैसे करेंगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है, आपको इवेल्युएट करना है a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, फिर उनका डिफरेंस लेना है और a की जगह √3 डालना है और b की जगह 1 डालना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये सब करने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन मैंने आपको पहले वाले टर्म पे भी बताया था, आज मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर x प्लस a की जगह a प्लस b की होल पावर 4 है, तो बच्चों हम इसको ओपन कर लें। कैसे लिखते हैं, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पर n की जगह क्या नजर आ रहा है, 4, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे b आ जाएगा nc2 a स्क्वायर b स्क्वायर, nc3 a b क्यूब। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म बताइए क्या आता है, लास्ट वाला टर्म ncn b की पावर 4। ये बच्चों एक्सपेंशन आ गया। जिन बच्चों को एक्सपेंशन नहीं पता है वो x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन ले, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वीडियो आप हमसे लेकर के उसको देख सकते हैं, तो आपको काफी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। nc0 की वैल्यू 1 होती है तो a की पावर 4 हो जाएगा, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, a क्यूब b हो जाएगा, 4c2 की वैल्यू बच्चों 6 होती है तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 4c3 की वैल्यू 4c4 माइनस 3 यानी 4c1, दैट मींस ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद ncn की वैल्यू 1 होती है, b की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा एक्सपेंशन है, किसका है, दूसरा एक्सपेंशन है बच्चों आपका a माइनस बी होल पावर 4। तो बच्चों हमने इस तरह से इसको लिख दिया है ताकि आप सही से लिख पाए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर कैसे लिखेंगे आप, nc0 a की पावर 4, अगला वाला टर्म बताइए, प्लस nc1 a की पावर 3 माइनस b, प्लस nc2 क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगला टर्म क्या आएगा 4c3a माइनस b क्यूब, फिर आएगा 4c4, अब a कम होते होते गायब हो जाएगा, माइनस b की पावर 4 बन जाएगा। अब बच्चों इसको ओपन कर लीजिए जल्दी से, क्या कहेगा, ये ओपन होकर के आएगा a की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b, 4c2 की वैल्यू 6 होती है और माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और क्या आएगा 4c3 इज 4 और माइनस b की पावर क्या है क्यूब, तो माइनस कितना हो जाएगा 4ab क्यूब, और 4c4 की वैल्यू 1 होती है और माइनस b की पावर 4, दिस इज प्लस b की पावर 4। अब बच्चों में क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो जल्दी से बच्चों a प्लस b की होल पावर 4 माइनस क्या है, a माइनस b होल पावर 4, इनको हम माइनस करते हैं। चलिए माइनस करिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाले एक्सप्रेशन, इन दोनों को बच्चों माइनस करना है। तो बच्चों क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4।
ये आ गया। नीचे वाले से बच्चों क्या आया था, एक्सपेंड होकर के ये आया था, उसको लिख लीजिएगा। तो क्या आएगा बच्चों, माइनस पे ऑपरेट कर दीजिए, तो आ जाएगा माइनस ए की पावर 4 प्लस 4a³ बी माइनस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ माइनस बी की पावर 4। तो बच्चों माइनस लगाने पर जो माइनस वाले टर्म्स थे वो प्लस हो गए और जो प्लस वाले टर्म्स थे वो माइनस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस बन गई, हमने दोनों को माइनस कर दिया, टर्म्स कैंसिल करिए बच्चों, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया और एक ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा है फाइनली बच्चों, 4 लिखना स्टार्ट करिए। वो बचा है 4a³ फिर क्या बचा, 4ab³ इतना बचा है। अब बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन को, जिसमें a की जगह √3 है और b की जगह क्या है, i। तो a की जगह बच्चों हम √3 पुट कर देते हैं और b की जगह i पुट कर देते हैं। a की जगह √3 पुट कर देते हैं और b की जगह i पुट कर देते हैं, b की जगह i। ये बच्चों एक्सप्रेशन बन करके आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको यहां तक समझ में आ गया। चलिए, √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3 दैट मीन्स 3√3 और इंटू 4 12√3 इंटू आई। उसके बाद आई का क्यूब क्या होता है, वो आई का क्यूब होता है i² इंटू आई, यानी कि माइनस आई। तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3i। तो बच्चों 12 माइनस 4 कितना हुआ, 8, तो आंसर हो गया 8√3i। तो जिन बच्चों ने ये आंसर लिखा होगा 8√3i तो वो फाइनल मार्क्स मिल गए। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्वेश्चन किस तरह से करना था। तो हम लोग बच्चों सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज योर सेक्शन डी। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने डिस्कशन में कितने मार्क्स ले लिए बच्चों, 10 नंबर ले लिए हैं। 10 नंबर हम लोग को ईमानदारी के मिल गए और नंबर लेने के लिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 34th क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए किस तरह से करना है। देखा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अरे ये तो डोमेन और रेंज का हो गया, यानी fx इज इक्वल टू x-1 अपॉन 1 - x। ऐसा बच्चों कुछ आपके पास दिया गया है। सबसे पहले बच्चों ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन आपको सिखाए गए हैं कि इनको हम p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और q कभी जीरो नहीं होता है। तो बच्चों ये fx हर x पे डिफाइंड है एक्सेप्ट वो वाले x जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो। तो बच्चों डिनोमिनेटर 0 कहां पर होगा, जब x 1 होगा। तो बच्चों हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। तुम कौन सा डोमेन जो होगी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा x हटा दें, 1, क्योंकि वहीं पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हमको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो बच्चों इसकी रेंज पता नहीं मेरे को ऐसे ही दिख रही है, फिर भी हम एल्गोरिथम से निकाल देते हैं। तो बच्चों ये तो डोमेन थी। रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, रेंज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम fx की जगह y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, fx की जगह y लिख देते हैं, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। लेकिन बच्चों इतना करने की जरूरत नहीं है, इसकी रेंज तो ऐसी ही नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बच्चों नीचे से -1 कॉमन ले लें तो x-1 अपॉन x-1 तो y कितना आ जाएगा, -1। तो बच्चों इसकी रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, -1। तो बच्चों ऊपर हो गई डोमेन और नीचे हो गई रेंज। तो बच्चों ये हो गई डोमेन और ये हो गई आपकी रेंज। अरे ये तो 5 नंबर बड़ी जल्दी मिल गए। नहीं 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 नहीं, तो 2.5 मार्क्स मिले हैं। अभी क्या होगा, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट भी गिवन है। 34 का भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको सेकेंड पार्ट भी नजर आएगा। ये है बच्चों सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है बच्चों आपको सेकेंड पार्ट, जरा ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है। जिनको विजिबल नहीं है मैं पढ़ के बता रहा हूं। डोमेन निकालनी है, किसकी डोमेन निकालनी है, फंक्शन है आपका, फंक्शन शायद आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। हाँ बच्चों ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो कैसे निकालते हैं,
स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या कर देंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे और इसकी डोमेन आ जाएगी। यानी बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर बच्चों हम नंबर लाइन लगा देंगे। नंबर लाइन को लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें -3 लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे। जीरो कहां पे हो सकता है, 3 पे जीरो हो सकता है और -3 पे जीरो हो सकता है। उसके बाद हम क्या चलाते हैं, वेवी कर्व पैटर्न। वेव अगर ऊपर है तो ग्रेटर देन 0, नीचे है तो लेस देन 0। तो हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कौन सा होगा बच्चों, -3 से छोटा और 3 से बड़ा। यानी आपका आंसर क्या आया, x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी हो गया बच्चों। तो बच्चों मैंने सक्सेसफुली इसकी जो डोमेन है वो निकाली। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और इसके साथ और में भी दिया है, तो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं और आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल हर जगह पहले से भी गिवन है। तो बच्चों आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, जल्दी बताइए। नीचे वाला है, तो नीचे वाला बच्चों थोड़ा सा आसान है, आपने सही पकड़ा, नीचे वाला ही कर लीजिए आप। वैसे ऊपर वाले का आंसर जिन बच्चों ने किया है वो मैं बता देता हूं, उसका आंसर 1 आएगा, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेक्शन डी का क्वेश्चन है बच्चों, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 35 वाला है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है बच्चों, लिखा है मॉडुलस ऑफ z-2। z क्या है बच्चों, x प्लस आई वाई -2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई -3 मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मॉड होता है तो बच्चों प्रॉपर्टी से मॉड ब्रेक हो जाता है। ये आपको पढ़ाया गया कि मॉड z1 अपॉन z2 होता है तो ब्रेक हो जाता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों ऊपर का मॉड अलग हो जाएगा और नीचे का मॉड अलग हो जाएगा। तो ऊपर का मॉड, तो बच्चों मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सही से लिख दिया है, नीचे भी मॉड। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, मॉड का मतलब क्या होता है, हर बच्चा पहले ही से जानते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉड लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, मॉड का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आपको जो प्रूफ करना है वो तुरंत आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इधर का रूट खत्म, वहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे वाला भी स्क्वायर रूट का रूट हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया वाई स्क्वायर 4 टाइम्स। इसको बच्चों ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 36 24 प्लस 4y स्क्वायर। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, अपने आप करिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 24x प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का 36 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 20x और ये हो गया प्लस का 32 इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। तो ये था बच्चों क्वेश्चन जो आपको करना था। तो बच्चों अपने सेक्शन डी के सारे पार्ट आपको सक्सेसफुली करके दे दिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाए और अब हम लोग मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी, और आप चाहें तो सेक्शन सी भी कर सकते हैं। चलिए सेक्शन सी कर लेते हैं।
सेक्शन सी करने पे भी आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के साथ। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को पहले ले लेते हैं। ये हो गया बच्चों आपका सेक्शन सी। जरा पढ़िए क्या है और उसके हिसाब से आंसर करिए। लिखा है इसमें बच्चों, द सॉल्यूशन इज kept between 40 to 45 degrees centigrade. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is Fahrenheit is equal to, एक रिलेशन दिया है। तो बच्चों आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है और आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया बच्चों? किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे बताओगे बेटा? सर पहले 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पहले चेंज कर लेंगे फ़ारेनहाइट में। सॉल्यूशन सब डायरेक्ट सिर्फ फ़ारेनहाइट ही तो मांग रहा है, फ़ारेनहाइट निकाल देंगे। कैसे करेंगे? 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, 40 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस की वैल्यू, उसमें पुट करके आंसर निकाल देंगे। अच्छा, तो आपका कहना है कि सर हमारे पास फॉरेनहाइट गिवन है और डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों कर देते हैं सही। तो आपके पास फॉरेनहाइट में निकालना है, तो फॉरेनहाइट क्या होता है? 9/5 इंटू सी, सी इज 40 प्लस 32। इसको बच्चों जरा इवैल्यूएट करो। 45 सर। 5 1 जा 5, अच्छा 5 8 जा 40, 8 9 जा 72 प्लस 32, 2 2 4, 7 और 3 10, 104 डिग्री फॉरेनहाइट ये बच्चों निकल के आए। तो जब 40 डिग्री है तो 104 फॉरेनहाइट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से आपको रिलेशन यूज करना है 9/5 सी। अब की बार जो सी है वो 45 है, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32, तो 2 और 1 3 और 8 और 3 11, 113 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है अगर वो 40 से 45 है तो वो फॉरेनहाइट में कहां से है? 104 से लेकर के 113 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों शायद आपके में कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको कब समझ में आ रहा है तो आप पढ़ देते हैं। लिखा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो बच्चों आपको कौन सा करना है? ऊपर वाला ही आसान है बच्चों, डोमेन और रेंज ही निकाल लीजिए इस रिलेशन की, तो ये आपको आसान पड़ेगा और 3 नंबर आपको थोड़ी जल्दी मिल जाएंगे। ये है बच्चों, क्या निकालना है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। चलिए बच्चों, डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और रेंज का मतलब क्या होता है? ऑन पुटिंग द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वी ऑब्टेन द रियल वैल्यूज ऑफ वाई, उसी को हम कहते हैं रेंज। तो बच्चों आपके पास जो y है वो किसके इक्वल है? y ऑफ x किसके इक्वल है? x प्लस 5 के। तो देखो बच्चों ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स है जिसमें x, y होता है, x की जगह x है, y की जगह x प्लस 5 है ना। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं क्योंकि डोमेन तो दिख ही रहा है। बच्चों जब इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y 5 आ आएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y 6, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y 7, 3 बताइए y 8 आ जाएगा, 4 9 9 5 10 6 11। तो 6 है ही नहीं इसमें, तो 6 थोड़ा ना पुट करें। तो बच्चों उसकी डोमेन क्या हुई? इसकी बच्चों डोमेन और रेंज आपको बतानी है। तो बच्चों इसकी जो डोमेन है वो है 0 1 2 3 4 5 और जो रेंज है बच्चों वो है 5 6 7 8 9 10। हो गया, कितना आसान।
ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बीच में और जो वाला जो इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के भी बच्चों दो पार्ट है, अगर आपको जो लग रहा हो वही वाला हम कर दें। बताइए कौन सा करें, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, ठीक है, हम ऊपर वाला करते हैं। नीचे वाला थोड़ा इजी है। नीचे वाला करें, ठीक है, नीचे नहीं, वाला कर देते हैं। मैं बस बता रहा हूँ, जैसा बताओ, ऊपर इजी है। वाला कि नीचे वाला, तुम कौन सा करोगे, तुम जल्दी बताओ। मुझे ये ऊपर वाला करना ऊपर वाला, ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, तो बच्चों इसको आप कैसे करेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें कि क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए। बताइए सर। cos 20 दिया हुआ है तो क्या, बच्चों एक काम कर लीजिए, इसमें 2sin20 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। किसका? 2sin20 का। इतना करिए पहले बच्चों। जब आप करेंगे तो आपको ध्यान जाएगा कि 2sin20 cos20 क्या हो जाएगा? sin40 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2sin20 cos20 को आप लिख सकते हैं sin40। उसके आगे क्या बचा? cos40 और cos80। और बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ पहले से लिखा हुआ था, वो क्या है? 2sin20। अब आपने बच्चों क्या किया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। जब आपने ऐसे किया तो आपके पास फिर से पेयर बन गया। क्या बन गया? 2sin थीटा cos थीटा। 2sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin2 थीटा। तो बच्चों बन जाएगा sin80। क्या बात समझ में आई? क्या बन गया? sin80। और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 स्क्वायर sin20। फिर बच्चों आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो अब की बार ये 2 क्यूब बन गया फिर से। फिर बच्चों क्या बन गया? 2sin थीटा cos थीटा, तो क्या बन गया? sin2 थीटा। ठीक है ना, यानी कि साइन 160/8 sin20। ऊपर बच्चों 160 को क्या लिख सकते हैं? 160 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20, लिख सकते हैं 160 को। yes, और बच्चों आपको क्लास में बताया गया है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? होता है sin थीटा/8 sin20। तो ये हो जाएगा 1/8। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन ओवर। तो बच्चों उसको कोसाइन सर ये सीरीज लंबा मेथड नहीं है थोड़ा? ये बच्चों सबसे शॉर्ट मेथड है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेट मेथड होगा उसके में बच्चों आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, 2 cos A cos B के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों फाइनली आपका अब जो है कौन सा क्वेश्चन बचा है उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा पार्ट करना है? दो पार्ट इसमें भी दिए हैं, पेपर अच्छा बना है, चॉइस दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। बताइए बेटा कौन सा करना चाहते हैं, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला आप करना चाहते हैं, तो ठीक है हम लोग ऊपर वाला करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से डिविजिबल कैसे है। सबसे पहले बच्चों में एक स्टेटमेंट मान लेते हैं कि pn हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि a की पावर n और b की पावर n क्या है? डिविजिबल है। तो बच्चों जल्दी से बताइए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी याद आता है। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले किया है? कभी नहीं किया। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं तो आप इसको फिर अवॉइड करिए, क्योंकि किया होना चाहिए पहले से, तभी आप इसको जल्दी कर पाएंगे, वरना टाइम लग जाएगा। इसको आप अभी छोड़ दीजिए फिर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसके बाद जो है
उसका और वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या और वाला पार्ट करने लायक है? हाँ बच्चों, और वाला पार्ट तो करने लायक है। तो और वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 29th क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा कुछ बच्चों गिवन है। क्या लिखा है इसमें? इसको एक्सपेंड करना है। तो बच्चों इसको एक्सपेंड करने के लिए देखिए कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए, हो सकता है जल्दी कर लें आप। कैसे कर सकते हैं बताइए। तो बच्चों अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये लॉजिक यूज करिए जो आप पहले यूज करते आए हैं। इसको ए मान लीजिए और उसको बी मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों भाई? yes, sir. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की होल पावर एन। कैसे लिखते हैं बच्चों? एन सी 0 1 माइनस एक्स की होल पावर एन प्लस एन सी 1 1 माइनस एक्स की होल पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एन सी 2 1 माइनस एक्स पावर कम होती जाएगी। अब एक्स स्क्वायर आया था, अब एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर आएगी, तो एक्स क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आता है, फिर एक्स स्क्वायर का क्यूब आता है, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। अब बच्चों आप इसको एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3c0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो बच्चों आप इतना लिख दो, तभी भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 3c2 की वैल्यू 3 हो गई और 3c3 की वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चों ये आपका आंसर। बाकी आप इसको और ओपन करना चाहें तो और ओपन कर सकते हैं, वरना यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारे पास अब यहाँ पे फाइनली आ गया है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी को हम लोग बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन आप पढ़ना चालू करिए, इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। देखिए तो बच्चों सेक्शन बी देखिए जरा ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा। क्वेश्चन जिन बच्चों को रीडेबल है वो अपना पढ़ते रहें और आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? ये लिखा हुआ है, पढ़ो। Courses are common for every student. होपफुली बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, So 3 courses. आपने जैसा कि बताया आंसर 3 है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। उसमें लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस। ठीक है, इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो बच्चों 9 कोर्स अवेलेबल है, समझ रहे हैं आप? 9 कोर्स अवेलेबल है, ये है। इसमें से बच्चों आपको कितने कोर्स लेने? 5 कोर्स लेने, जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है वो तो कंपलसरी है ही हर बच्चे के। यानी कि 9 में 2 स्पेसिफिक है जो सभी को लेने हैं, मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं। यानी बचे हुए जो आप सिलेक्शन है वो 7 स्पेसिफिक कोर्स से कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो बच्चों आपको टोटल 5 कोर्सेज लेने हैं, तो आप 2 स्पेसिफिक कोर्सेज में तो सिलेक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हो गया, सभी के लिए हो गया। उसका तरीका सिर्फ एक है। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज को लेने का तरीका सिर्फ एक है, क्योंकि वो सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास बचे कितने कोर्स? 3 कोर्स बचे।
तो 3 कोर्स हम कहां से लेंगे, बचे हुए 7 कोर्सेज में से। तो 7 में से 3 कोर्स को लेने का तरीका होगा 7C3। तो ये आपके 3 कोर्स ये सेलेक्ट हो गए, और 2 स्पेसिफिक कोर्स सभी के लिए कंपलसरी है, उसको लेने का तरीका सिर्फ एक हो गया। तो आंसर कितना आया, 7C3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया बच्चों 7 इंटू 5 इंटू 4। तो नीचे बच्चों फैक्टोरियल 4 है और नीचे आ गया 6। तो ये बच्चों कितना आ गया, थोड़ा सा सॉल्व करिए जरा। 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 नीचे था उससे कैंसिल हो गया, यानी कि 35 डेज हो गया। आंसर है 35 डेज। तो बच्चों इसका आंसर 3 नहीं है, इसका आंसर 35 है। ठीक है, चलिए 22nd क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है सॉल्व द इनइक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके साथ और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8। तो बच्चों आपको ऐसा पढ़ाया गया है क्लास में कि यदि मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a हो या ग्रेटर देन a हो, जहां पर a पॉजिटिव होता है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है, वो होता है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी, होता है ना। और बच्चों अगर लिखा होता है मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू या -2, इस तरह से लिख दिया गया, मतलब a नेगेटिव है। क्या है, a नेगेटिव है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ही क्या होती है, बड़ी होती है। उसके बाद बच्चों आपको सिखाया गया है मॉड x लेस देन a, जहां पर a पॉजिटिव है या लेस देन इक्वल टू है, तो आप सॉल्यूशन सेट लिखते हो x बिलोंग टू -a टू a लिखते हो। और बच्चों अगर a नेगेटिव है तो मॉड x लेस देन इक्वल टू a का जो सॉल्यूशन सेट होता है वो हो जाता है 5। क्या होता है, 5, यानी कि नल सेट। ठीक है, नल सेट हो जाता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा नल सेट। अब तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a, जहां पर a पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो x होगा वो लाई करेगा -a से लेकर के +a के बीच में। कभी बच्चों लिखा हो मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन -a टू +a। अब बच्चों यहां से आप x निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में पहले -3 करिए। क्या करेंगे, -3, तो बीच में -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 5। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिए, ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 5.5, ये हो गया x, ये हो गया 2.5। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था, जरा चेक कर लीजिए। तो आपसे बच्चों सॉल्यूशन सेट पूछा गया था, तो आपका आंसर आ गया -11/2 से 5/2, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। चाहे ऊपर वाले फॉर्म में लिखिए या नीचे वाले फॉर्म में लिखिए, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग 23rd वाले पे चलते हैं। तो वंस अगेन बच्चों लोग सेक्शन बी का डिस्कशन कर रहे हैं, 3rd वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। ये बच्चों आपका 3rd क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, इफ द फोर्थ टर्म, लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज a square of its second term and the first term is -3। बच्चों फर्स्ट टर्म -3 है, ठीक है, कॉमन रेशियो पता नहीं है तो उसको r लेट कर लीजिए। फोर्थ टर्म जीपी का क्या होगा, वो होगा a r की पावर 4 - 1, ये होगा बच्चों फोर्थ टर्म। सेवेंथ टर्म बच्चों क्या होगा, वो होगा a r की पावर 7 - 1, दैट इज सिक्स्थ। क्या गिवन है बच्चों, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ओके बच्चों, सेकेंड टर्म है ये बच्चों, तो सेकेंड टर्म बच्चों क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा t2 इज इक्वल टू -a r की पावर 2 - 1, ये। तो वंस अगेन द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ये बच्चों इस तरह से। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। t4 कितना है, वो है -3 r की पावर क्यूब। t2 कितना है,
वो है -3r का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। कितना आ गया? -3r² की r क्यूब है, -3r³ इज इक्वल टू 9r²। ये हो गया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 9r² प्लस 3r³ इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? उसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, r² कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, क्यों भाई? प्लस और क्या बचेगा? r बचेगा, इक्वल टू 0। तो बच्चों r 0 तो हो नहीं सकता, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो r आ जाएगा आपका -3 आ गया, r -3 आ गया। तो 7th टर्म बच्चों आपसे पूछा गया था, तो 7th टर्म बच्चों क्या होगा? वो होगा a r की पावर 7 - 1 विच इज 6। तो आंसर कितना हुआ? -3 की पावर 7। ये बच्चों आपका 23rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों उसके साथ और में भी लगा है तो उसको नहीं करते हैं, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है? नेक्स्ट वाले में बच्चों आपको चाहिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट। अब बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लो, और अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है तो जनरल एक्सपेंशन यूज कर लो, लेकिन क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लेते हैं और ये आपका फिर फाइनल पेपर डिस्कशन ओवर हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने में 2 टर्न लगे तब जाके ये पूरा कंप्लीट किया है। Using binomial theorem determine the coefficient of x की पावर 4 in the expansion of। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंशन बच्चों किसका है? एक्सपेंशन है 1 + x इंटू 1 - x होल पावर स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - x² का होल स्क्वायर। इसको बच्चों आप ओपन कर लो, कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली आप बच्चों ओपन कर लो, बाइनोमियल थ्योरम लगाने की क्या जरूरत है। ये हो गया a², ठीक है, प्लस b², ठीक है, -2ab। तो कितना है बच्चों? 1 + x की पावर 4 - 2x²। तो बच्चों इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा गया था तो वो तो 1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 1 हो गया। चलिए फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्या गिवन है आपके पास? यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। आपको बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में ना हो, यानी बाकी बच्चे हुए एलिमेंट कौन से हुए? 1 और 2 को हटा दें तो 3 4 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी में ना हो, तो बाकी कितने बच्चे? 2 और 3 को छोड़ करके 1 4 5 6 7 8। ये हो गया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए? दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन। तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 4 कॉमन हो गया, और भी कॉमन है 5 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, और भी कॉमन है 7 और 8 दोनों कॉमन है। बाप रे बाप। तो 3 इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको मैं लिख देता हूं, दिस इज 4 5 6 7 8। ये बच्चों कॉमन एलिमेंट। अब क्या चाहिए बच्चों? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये राइट हैंड साइड में दिया है। तो बच्चों अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमें ए यूनियन बी चाहिए, पहले ये निकालिए। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3। अब क्या चाहिए? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो इसमें ना हो। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो, यानी 1 2 3 को हटा के। तो कौन से बचे? 4 5 6 7 8। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपका डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया। जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिव्यू कर लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम ये नोट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। ओके, थैंक यू।